ये स्टोरी आप SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 5 एक विशाल ध्रुवीय भालू को गिराने के लिए कितने अग्निगोलों की आवश्यकता होगी। फ्रोजन वेस्टलैंड की पहली 5 मंजिलों में सफेद भेड़ियों के झुंड दिखाई दिए। बेहद विनाशकारी अग्निगोलों की तीव्र गति के कारण वे तुरंत ही ढेर हो गए। सामने आने वाले दुश्मनों पर कौशल का प्रयोग करने के अलावा मेरे चारों ओर कुछ दुश्मन घूम रहे थे और मैं आगे बढ़ते हुए आसपास कोई दुश्मन न होने पर भी बेतरतीब ढंग से कौशल का प्रयोग करता रहा। मैं फायरबॉल की दक्षता को यथासंभव तेजी से बढ़ाना चाहता था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन राक्षसों को कैसा लगा होगा जब उन्होंने धमाके की आवाज सुनी होगी और भयानक अंत से पहले ही मेरी ओर खींचे चले आए होंगे। इन सभी राक्षसों को मारने का मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ। मैं उन्हें महज राक्षस ही समझ रहा था। अगर मैंने उन्हें मौका दिया होता तो वे मेरा सिर धड़ से अलग करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाते। और तो और सर्वनाश के शुरुआती दौर में हुए नरसंहारों के कारण हर किसी के मन में राक्षसों के प्रति जो नफरत है उसका भी जिक्र करना जरूरी है। पहली 5 मंजिलों को जल्दी से साफ कर दिया गया और 20वीं मंजिल से लोमड़ियों के समान आकार वाले राक्षस दिखाई देने लगे। ये अपने सामने भेड़ियों से बहुत बड़े हैं। उनके आकार ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें धीमा नहीं किया और वे क्रूरता से गुर्राते हुए मेरी ओर दौड़ रहे थे। आगे संघनित आग के गोले बिना रुके मुझसे बाहर निकल रहे थे। मैं उनके सिर और अंगों को निशाना बनाते हुए लगातार बढ़ती गति को समायोजित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही कोई प्रभाव पड़ा, एक विस्फोट हुआ और मांस के टुकड़े उड़ गए। आर्कटिक लोमड़ियों को तब भेड़ियों की तरह ही आसानी से नीचे ले जाया गया। ये 15वीं मंजिल तक जारी रहा जहां विशाल मस्क ऑक्स दिखाई देने लगा। वे विशाल बाइसन की तरह दिखते थे लेकिन बहुत अधिक फर के साथ। मैंने उनके अंगों पर निशाना लगाना बंद कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी मोटी खाल उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर रही है और मैंने अपना ध्यान केवल उनके सिर पर आग के गोले फेंकने पर केंद्रित कर दिया। जिस गति से वे मेरी ओर दौड़ रहे थे मुझे वास्तव में पीछे हटना पड़ता था ताकि जब भी मैं 4 या 5 कस्तूरी बैलों के समूह से टकराऊं तो उनसे टकराने से बच सकूं। उन्हें नष्ट करने के लिए और अधिक अग्निगोलों की आवश्यकता थी और यदि वे अनेक होते तो कम से कम एक तो कुछ मीटर के भीतर आ ही जाता। इससे मेरा लगातार बढ़ता आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया जिससे मैं धीमा पड़ गया और लगातार अग्निगोलों का प्रयोग बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास आने पर होने वाली विस्फोटक ध्वनियां राक्षसों को सतर्क कर देती थीं। जैसे ही मेरी मुलाकात दूसरे समूह से हुई मैंने अपनी पूरी ताकत से फायरबॉल फेंके और बिना अपना ध्यान भटकाए उन्हें अपने चारों ओर बनाए रखा, फिर पास आते ही उन पर हमला कर दिया। इसी तरह मैं आसानी से 20वीं मंजिल तक पहुंच गया जहां नीचे की ओर जाने वाली क्रिस्टल की सीढ़ियां थीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। नियंत्रण खोने और विस्फोट होने से पहले मैंने अपने चारों ओर जितनी हो सके उतनी आग के गोले फेंके, लगभग 10। इससे ज्यादा फेंकने पर मेरा ध्यान भटक जाता और कुछ गोले उड़कर दूर जा गिरते और विस्फोट हो जाते। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेरे सामने एक विशाल गुफा थी जिसमें ठंडी हवाएं चल रही थीं। बीच में एक विशालकाय जानवर सोया हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा 2 चमकदार आंखें खुल गईं जिससे मुझे महरा सदमा लगा। ये पहला ऐसा राक्षस था जिसने सचमुच मुझे घुटन महसूस करवाई, खासकर इसके आकार के कारण। मैंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपने चारों ओर मौजूद अग्निगोलों को उस विशालकाय जानवर की ओर तेजी से बढ़ने का आदेश दिया जो अब अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। चिक्कार है। सभी 10 आग के गोले उसकी ओर तेजी से बढ़े और कुछ सेकंड बाद मेरे आसपास कुछ और गोले दिखाई दिए। विशालकाय ध्रुवीय भालू जैसे दिखने वाले उस जानवर ने आग के गोलों के आते ही अपनी मोटी भुजाओं को अपने चेहरे के चारों ओर लपेट लिया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका। कमरे में धूल भर गई लेकिन मैंने ये देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं और अगले 10 आग के गोले उसी दिशा में फेंक दिए। वूश। मैं चीखते हुए तेजी से पीछे हटी। भालू मरा नहीं था और कुछ मीटर की दूरी पर मेरे करीब आ गया था। उसकी भुजाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और जली हुई थीं, लेकिन उसके विशाल जबड़े जिनमें चमकीले सफेद दांत थे चौड़े खुले हुए थे। मैंने जो आखिरी 10 आग के गोले बेतरतीब ढंग से फेंके थे उन्होंने मेरी जान बचाई क्योंकि वे भालू के खुले जबड़ों पर तेजी से फटे और उसका सिर उड़ा दिया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए जोर जोर से सांस ले रही थी। बाल बाल बच गई। अगर एक पल भी रुक जाती तो, अगर मैं जरा सा भी ज्यादा आत्मविश्वास में होता तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाता। चिक्कार है। बिना कुछ देखे वो आखिरी आग के गोले फेंकने से मेरी जान बच गई। मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरा और धूल छंटने और कमरे में शांति लौटने पर मैंने अपने भावों को काबू में किया।
पिछले कुछ मिनटों की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं जल्दबाजी कर रहा था। मेरे पास केवल एक एफ रैंक का कौशल था और मैंने अकेले ही ए रैंक के कालकोठरी पर हमला कर दिया। बेवकूफ़ी! अगर यह इतने बड़े बॉस को जल्दी से नहीं मार सकता तो इसे बार बार इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं। फायरबॉल की बढ़ी हुई दक्षता के बावजूद भी मैं ए रैंक के बॉस को आराम से नहीं हरा पाया। मैंने अब तक जमा किए गए किसी भी कोर को अवशोषित नहीं किया, क्योंकि मैंने उन सभी को बेचकर जल्दी से एक उच्च स्तरीय कौशल पुस्तक खरीदने की योजना बनाई थी। ये भी बेवकूफ़ी थी। अगर मैं कुछ स्ट्रेंथ कोर अवशोषित करता तो मेरी मांसपेशियां मजबूत हो जाती और मैं अधिक शक्तिशाली और तेज हो जाता। अगर मैं अधिक वाइटलिटी कोर अवशोषित करता तो मेरी रक्षा और स्वास्थ्य और भी बढ़ जाते ताकि एक ही हमले से मेरी मृत्यु न हो सके। ये विचार मन में आते ही मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले सावधानीपूर्वक योजना बना लो। मेरी मूल योजना आज बार बार इन कालकोठरियों में जाकर सी रैंक का कौशल खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने की थी, लेकिन शायद ये सबसे समझदारी भरा विचार नहीं है। अगर मुझे लगभग $5 लाख जमा करने हैं तो मुझे अकेले फ्रोजन वेस्टलैंड को कम से कम 3 या 4 बार दोहराना होगा। एप्स पैराडाइज से ही मुझे लगभग $60,000 की सामग्री मिली थी और इस कालकोठरी की आखिरी 20 मंजिलों में 100 कोर मिलने से मुझे लगभग दोगुनी राशि प्राप्त हो गई थी। एक नई योजना तुरंत बनी और मैं ये देखने के लिए खड़ा हो गया कि बॉस ने क्या गिराया है। वन स्किल बुक और कुछ रैंक 1 कोर जो कबूतर के अंडे से थोड़े बड़े थे। मैंने जो स्किल बुक उठाए उसका नाम आर्कटिक आर्मर था। खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा क्योंकि यह उन स्किल श्रेणियों में से एक थी जिन्हें मैं खरीदने की योजना बना रहा था। इस तरह की स्किल्स मेरे वर्तमान कौशल को बहुत अच्छी तरह से निखारती हैं, क्योंकि कुछ आर्मर स्किल्स सीमित समय के लिए होती हैं और कुछ तब तक रहती हैं जब तक आप ऊर्जा प्रदान करते हैं। टैंक आमतौर पर बॉस के खिलाफ लड़ते समय इस कौशल को डालते हैं, जिससे उन्हें बढ़ी हुई सुरक्षा की एक और परत मिलती है। यदि टैंक में पर्याप्त उच्च फोकस नहीं है तो वह कवच के लिए ऊर्जा से बाहर निकल सकता है और जल्दी से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए उसकी टीम के सदस्यों को बॉस को मारने के लिए तेजी से कार्य करना पड़ा। आर्कटिक कवच तब तक सक्रिय रहेगा जब तक आप कौशल के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने इसे सीखने और इसे जल्दी से सक्रिय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बर्फ की एक पतली क्रिस्टल परत तेजी से मेरे पूरे शरीर पर बन गई, जिससे मुझे ठंडक का एहसास हुआ। गुफा में भागने वाली लगभग सभी ठंडी हवाएं मुझे हवा की तरह लग रही थीं। वाह वाह, मुझे पहले से ही इस नए कौशल से प्यार था। हमेशा की तरह मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था या अपने शरीर से कुछ भी कम कर रहा था, क्योंकि कौशल सक्रिय रूप से चालू था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान जल्दी से मेरे चेहरे पर वापस आ गई क्योंकि मैंने बाकी कोर को इकट्ठा किया और अपने अब भारी बैकपैक में रखा। मैंने उस हरे क्रिस्टल की ओर रुख किया जो उस विशाल भालू की मृत्यु के बाद उभरा था। आर्कटिक आर्मर को निष्क्रिय किया और क्रिस्टल को छुआ। बाहर रात हो चुकी थी। फ्रोजन वेस्टलैंड मोनोलिथ से आती ठंडी हवा और तेज हो गई थी। मैं वहां मौजूद कुछ लोगों के पास से गुजरा और उन सड़कों की ओर बढ़ा जहां कई कारें खड़ी थीं। कोई जल्दी से मेरे पास आया और मैं कार में बैठ गया। अब मेरा गंतव्य आउटर बैंकॉक शहर के केंद्र में स्थित लोकप्रिय हंटर लॉजिंग था। कई शिकारी अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं रखते थे क्योंकि वे बहुत घूमते रहते थे, इसलिए शिकारियों के लिए विशेष रूप से आलीशान होटल व्यवसाय शुरू किए गए। अधिकांश शिकारी प्रतिदिन के हिसाब से किराया देते थे, क्योंकि होटल का खर्च शिकारियों द्वारा प्रतिदिन राक्षसों का शिकार करके कमाए गए धन के मुकाबले बहुत कम था। लगभग सिर कटने जैसी घटना ने मुझे थोड़ा जगा दिया। हालांकि मुझे लगा था कि सब कुछ प्लान करते समय मैं बहुत सोच समझकर काम कर रहा था। मैं अभी के लिए काम बंद कर रहा हूं। मैं गिरे हुए कोर को छांटूंगा और देखूंगा कि उन्हें बेचकर मैं कितना पैसा कमा सकता हूं और मुझे खुद कितने खरीदने चाहिए। हम जल्दी ही प्रिस्टीन रेसिडेंसी नामक शिकारी आवास पर पहुंच गए। मैंने किराया चुकाया और होटल के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाकर अपना कीमती सामान किसी और दिन ले आऊंगा, अभी मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए था। प्रिस्टीन रेसिडेंसी चारों ओर जगमगाती रोशनी से सुसज्जित एक आलीशान इमारत थी। शिकारियों के लिए आवास होने के कारण यहाँ शिकारियों के लिए कई सेवाएं उपलब्ध थीं। विशेष रूप से पकाए गए राक्षसी मांस के साथ भव्य भोजन के अलावा यहाँ छोटी दुकानें भी थीं जहाँ स्किल बुक आइटम और कोर बेचे और खरीदे जाते थे। हालांकि वे अवेकेंड सेंटर्स की दुकानों जितनी व्यापक नहीं थीं। अवेकेंड सेंटर्स में अपनी चीजें बेचने से आमतौर पर ज्यादा मुनाफा होता था और वहां आपको दुर्लभ कौशल भी मिल सकते थे।
प्रिस्टीन रेसिडेंसी जैसी जगहें ज्यादातर व्यावसायिक थीं, जबकि अवेकेंट सेंटर्स सरकार के अधीन थे। और सरकार राक्षसों से मिलने वाली सभी चीजों को थोक में खरीदना कभी बंद नहीं करती थी। मैं रिसेप्शन एरिया में गया, जहां एक बेहद सजी धजी महिला बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ खड़ी थी और मैंने अपना हंटर लाइसेंस दिखाया। उसके चेहरे से मुस्कान हटी ही नहीं, उसने झटपट मेरे लिए एक कमरा बुक कर दिया और मुझे की कार्ड दे दिया। मैंने उस विशाल इमारत में किसी भी दुकान को देखे बिना सीधे अपने कमरे में चला गया, जो 10वीं मंजिल पर था। उस पल मेरी बस यही इच्छा थी कि मैं एक मुलायम बिस्तर पर लेट जाऊं। एपिसोड 6 नए कौशल चुनना। प्रिस्टन रेजिडेंसी का कमरा काफी बड़ा था। शिकारी इन विशेष रूप से बनाए गए आवासों में आराम करना पसंद करते थे क्योंकि सुरक्षा की गारंटी थी। कोई भी अमीर और प्रसिद्ध शिकारी नहीं बनना चाहता था जो उनकी नींद में मारा गया था। किनारे पर ताजे फलों की एक थाली थी और कमरे के बीच में एक मोटा बिस्तर था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपने बैकपैक में कोट को खाली कर दिया ताकि यह समझ सके कि कल मुझे कितना धन मिल सकता है। एफ और ई रैंक के 38 फोकस, 54 स्ट्रेंथ और 48 वाइटैलिटी कोर थे। ये कई कोर केवल तभी संभव थे जब आप एक बहुत ही उच्च रैंकर हो, निचले कालकोठरियों को एकल कर रहे हो या उच्च रैंकिंग कालकोठरी पर हमला करने के लिए एक ही कैलिबर के अन्य लोगों के साथ पार्टी कर रहे हो। केवल कोर ही शायद मुझे कुल $1,80,000 का कुल योग देगा, अगर मैं उन सभी को बेच दूं। मैं रैंक सी कौशल खरीदने के करीब भी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे शायद एक रैंक की कौशल या 2 रैंक की कौशल मिल सकता है। अगर मैं माइनर हील को एप्स पैराडाइज के बॉस से मिला बेचना चुनता हूं, तो यह एक और $20 - 30 के है। लेकिन मैं उस भालू के साथ लड़ाई के बाद खुद उस कौशल को सीखने के लिए उत्सुक था। मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैंने अपने सामने कोर को देखा। ऐसा कुछ करना हमेशा मेरी इच्छा थी, लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह कभी हकीकत बन जाएगा। मेरा मन जल्दी से भ्रम के दौर में वापस चला गया, जब राक्षसों को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। आखिरी बात जो मुझे याद है वह अपने माता पिता से कही गई थी, तुम लोग मजे करो। वे अपनी सालगिरह की तारीख पर जा रहे थे, आखिरकार अपने बेटे से कुछ समय दूर थे जिसने अभी तक घर नहीं छोड़ा था। वे अंतिम शब्द थे। अनजाने में मेरी आंखों से आंसू गिर गए क्योंकि मेरा मन उस समय में वापस चला गया। मुझे वह गुस्सा याद है जो मैंने महसूस किया था। शक्तिहीनता के रूप में मैं तहखाने में छिप गया, चीखों और गुर्राहटों से दूर जो स्पष्ट रूप से सुनी जा रही थी, जैसे कि वे मेरे बगल में हों। मैंने बस अपना फोन पकड़ा और समाचार अपडेट देखने के लिए किया क्योंकि यह राक्षसों से प्रकट हुआ था, लोगों को अपने घरों में छिपने की सलाह देने के लिए, सुपर पावर्ड इंसानों और सेना के कदम के लिए। मैं सीधे 2 दिनों के लिए उस तहखाने में छिप गया, इससे पहले कि मुझे ऊपर जाने और कुछ खाने की हिम्मत भी हो। इसके बाद के सप्ताह कई लोगों की पुष्टि थे जिनके पास उनके प्रियजन वापस नहीं आए थे। मैं उस समय द्वरा हुआ था और शर्मिंदा था। मेरे माता पिता, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया था, राक्षसों द्वारा नरसंहार किया गया था, जबकि मैं डर से घबरा गया था। उसके बाद का समय धुंधला हो गया। मेरे माता पिता ने जो पैसा छोड़ा था उससे मैं आराम से जीवन यापन करने में सक्षम था। ऐसा करने वाली चीजों के प्रति क्रोध और असहायता को निर्देशित करने में मुझे महीनों लग गए, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद के महीनों में मैंने राक्षसों, कालकोठरी, जागृत शिकारियों और हमारी नई दुनिया की वास्तविकता के बारे में हर छोटी चीज सीखने में बिताया। आज ही मैंने एक कौशल पुस्तक सीखी और खुद को जगाया। मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे क्योंकि एक दृढ़ अभिव्यक्ति वापस आ गई। मैं तब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं जो करता हूं उसे बदल सकता हूं। मैंने अपने लिए कुछ एफ रैंक जीवन शक्ति और शक्ति कोर को अवशोषित करने के लिए अलग रखा और रूम सर्विस ऑर्डर करने के लिए बिस्तर के पास फोन को पकड़ लिया। फिर मैंने मार्गना हील कौशल सीखा और पहली बार कौशल की कोशिश की। मेरे शरीर पर एक हरी बत्ती बह गई, जिससे मुझे महसूस की गई थकान कुछ कम हो गई। मैंने आर्कटिक कवच को भी एक ही समय में सक्रिय होने के लिए बनाया, क्योंकि इसकी दक्षता लंबे समय तक इसका उपयोग करने में वृद्धि होगी और इसके रक्षात्मक गुण और बढ़ जाएंगे। फिर मैंने अपने द्वारा अलग रखे गए कुछ कोर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मेरा भोजन बहुत देर बाद नहीं आया, कुछ पानी के साथ प्राइम पसलियों की 2 प्लेटें। मैंने सब कुछ रोक दिया जब मैंने दरवाजे से खाना उठाया और मेरा इंतजार कर रहे स्टेक खाए। मैंने खाना खाते समय टीवी चालू कर दिया ताकि यह पता चल सके कि क्या आज कुछ समाचार योग्य हुआ है। एक सूट में एक दाढ़ी वाला एंकर था जो एक सेलिब्रिटी शिकारी से बात कर रहा था। मिस्टर डॉयल, आप अभी अभी यूनाइटेड फेडरेशन के कंट्री जेड में हीरो का काम करने से विदेश में वापस आए हैं। हमारे महान धन्य साम्राज्य की तुलना में शिकारी वहां कितने अलग तरीके से रहते हैं।
न्यू जेन का। हाँ, काम मजेदार था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक नया वातावरण था। वहाँ चीजें बहुत अलग तरीके से की जाती हैं। कालकोटरी डाइविंग को बहुत सख्ती से विनियमित किया जाता है। हंटर्स को अनिवार्य रूप से अपनी कमाई का आधा से अधिक हिस्सा सरकार को सौंपना पड़ता है। ये देखना वास्तव में आंखें खोलने वाला था। सेलिब्रिटी हंटर, हे भगवान, शिकारी ऐसे दमन के साए में कैसे जी सकते हैं? मैं तो विद्रोह कर देता। ये हमारे महान साम्राज्य से बिल्कुल अलग है, जहां शिकारियों को फलने फूलने और समृद्ध होने की स्वतंत्रता दी जाती है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे यहाँ इतने अद्भुत नायक उभर रहे हैं। ईश्वर हमारे इस महान राष्ट्र को आशीर्वाद दे। समाचार एंकर, अच्छा, सेलिब्रिटी हंटर। मैंने सिर हिलाते हुए झट से टीवी बंद कर दिया। कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा, बस वही घिसा पिटा दुष्प्रचार जो आम दर्शकों पर थोपा जा रहा है। धन्य साम्राज्य, क्या हम सचमुच धन्य हैं? संयुक्त संघ की तुलना में यहाँ शिकारियों की मृत्यु दर कहीं अधिक है। कभी कभार कालकोठरी से निकलने वाले लोग भी भारी जानमाल का नुकसान करते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया देने में आमतौर पर देरी होती है। हालांकि मैं जहां हूं वहां होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन इतने सालों में मुझे सुनी सुनाई बातों पर संदेह होने लगा है। यूनाइटेड फेडरेशन के शिकारी बहुत अलग जीवन जीते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन मंचों में जो देखा है, उससे वे चीजों के काम करने के तरीके से खुश हैं। बेशक अभी भी कई मुद्दे हैं, लेकिन कहीं भी उतना भयानक नहीं है जितना कि हमारे सभी समाचार नेटवर्क इसे बनाते हैं। यहाँ तक कि जो अच्छी चीजें आप ऑनलाइन देखते हैं, वह भी एक गलत चित्रण हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये देखने के लिए खुद वहां जाना होगा कि भविष्य में चीजें कैसी हैं। जैसे ही मैंने अपना खाना खाना समाप्त किया और लगभग 40 जीवन शक्ति और शक्ति कोर को अवशोषित किया, मैं कुछ आराम करने के लिए बिस्तर की ओर चला गया। सोने से पहले मैंने आर्कटिक कवच को सक्रिय करना सुनिश्चित किया। नूह व्यवसाय हंटर, जीवन शक्ति 30, फोकस ताकत 30, कौशल फायरबॉल -81 कील एक आर्कटिक कवच 5। सुबह हो गई। करीब 6 बजे मैं उठा। जहां मैं सो रहा था वहां बिस्तर पर पाले की हल्की परत जमी हुई थी। मैंने अपना पैनल चेक किया तो देखा कि आर्कटिक आर्मर की दक्षता बढ़कर 61 हो गई थी। ये थोड़ा मोटा हो गया था और अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर पर बर्फ का कवच हो। इस कौशल के सक्रिय होने पर मुझे सोने में बहुत आराम महसूस हुआ, पूरे शरीर में ठंडक का एहसास हो रहा था। मैंने जल्दी से नहाया और साफ सफाई की, फिर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग एरिया में चला गया। खाना खत्म करने के बाद मैंने होटल में मौजूद हंटर शॉप्स में ये देखने के लिए छानबीन की कि क्या मुझे जो स्किल्स चाहिए थी वे वहां मिलेंगी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। वहां रैंक सीएफ स्किल्स तो कई थीं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह फिट नहीं बैठती थी। मैं बाहर निकला और एक और ड्राइवर को रोककर आउटर बैंक एक्स के सबसे बड़े वीकेंड सेंटर तक ले जाने को कहा। यह सेंटर एक स्टेडियम जितना बड़ा था, जहां कई शिकारी और आम इंसान भाग दौड़ कर रहे थे। सुबह सुबह ही वहां काफी भीड़ थी और कई चीजें बेची या बदली जा रही थीं। सबसे पहले मैं एक दुकान में उन कोर को बदलने गया जिन्हें मैंने अवशोषित नहीं किया था, और जल्द ही मेरे खाते में $1,55,000 अतिरिक्त हो गए। 40 से ज्यादा कोर अवशोषित करने के बाद भी बचे हुए कोर इतने थे कि सिर्फ 2 कालकोठरियों में जाकर ही मैं इतना पैसा कमा सकता था। इस पैसे को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, हालांकि मुझे पता था कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं उस दुकान पर गया जिस पर स्किल बुक्स का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। मोटे शीशे के पीछे सैकड़ों कौशल पुस्तकें रखी थीं जिन पर उनका विवरण लिखा हुआ था। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 शिकारी खड़े थे जो रैंक या उससे ऊपर के प्रतीत होते थे। मैं दुकान में गया और वाकई वहां कुछ किताबें थीं जो मेरे मानदंडों पर खरी उतरती थीं। सबसे पहली स्किल जो मुझे चाहिए थी वह थी रैंक डी स्किल, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट। इस स्किल से आप 10 मीटर की अधिकतम दूरी तक आग का एक स्तंभ बना सकते थे, जो ऊर्जा के इस्तेमाल तक बना रहता था। शक्ति के मामले में ये स्किल रैंक सी के करीब थी, लेकिन ऊर्जा की अधिक खपत के कारण कई शिकारी इसे नजरअंदाज कर देते थे। यह मेरे लिए एकदम सही थी। इसके भारी नुकसान के साथ आग का स्तंभ लगातार एक सीधी रेखा में केंद्रित होता जाता था जो मेरे सामने की हर चीज को जला देता था। अगला कौशल जो मैं ढूंढ रहा था उससे मेल खाता था और मेरे पास वास्तव में खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। वह एक और रैंकी कौशल था जिसे सेफगार्ड कहा जाता था। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब कौशल था जिसने कई टैंकों के लिए सिरदर्द का कारण बना। इस कौशल को कास्टिंग करने से आपकी रक्षा को बहुत बढ़ावा मिला और यहां तक कि निचले स्तर के कौशल से सभी नुकसान को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया।
केवल नकारात्मक पक्ष इसकी उच्च ऊर्जा आवश्यकता और तथ्य ये था कि जब ये कौशल सक्रिय था तो आप हिल नहीं सकते थे। बॉस नियमित रूप से चलते हैं और किसी भी चीज पर हमला करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। अगर वे देखते हैं कि उनके हमले एक टैंक के माध्यम से नहीं हो रहे हैं जो अभी भी खड़ा है, तो वे बस पार्टी के अन्य सदस्यों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहली बार इस कौशल का उपयोग करने वाले टैंकों ने कई जादू कलाकारों की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि उन्हें फिर से आगे बढ़ने में सक्षम होने के बाद राक्षस को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। आप इस कौशल और ठहराव को कास्ट करने के लिए अपनी कमजोर रक्षा के साथ कभी भी जादूगर नहीं बनना चाहते हैं। जैसे ही आपका मन बाहर निकलता है आप घिर जाएंगे। और इन सब कारणों से एक डी रैंक की स्किल बुक जिसकी कीमत आमतौर पर लगभग $100,000 होती है, मैं उसे $60,000 में खरीद पाया। फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट की कीमत $90,000 होने के कारण मैंने पिछले दिन की अपनी लगभग सारी कमाई खर्च कर दी थी। अब जमे हुए बंजर भूमि में वापस जाने का समय आ गया था।